नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है 25 सितंबर वर्ष 2021 और 10th क्लास में साइंस 1 में चौथा चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र में सबसे पहले तो इसकी परिभाषा याद रखनी है। परिभाषा क्या है? जो विद्युत चलित्र की परिभाषा थी ठीक उसका उल्टा। जैसे विद्युत चलित्र में हमने क्या पढ़ा था? विद्युत चलित्र की परिभाषा क्या पढ़े थे हम लोग कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले यंत्र को विद्युत चलित्र कहते हैं। अब अगर विद्युत जनित्र की परिभाषा लिखना हो तो उल्टा लिख देना, विद्युत ऊर्जा की जगह पे यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा की जगह पे विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले यंत्र को विद्युत जनित्र कहते हैं। तो ये हो गई विद्युत जनित्र की परिभाषा, और अंतर में भी ये काम आएगा। अगर अंतर पूछ दिया तो ये पॉइंट काम आएगा आपको लिखने में, ठीक है। दूसरे अंतर में ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि विद्युत जो चलित्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चलित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चलित्र ये सिद्धांत पे काम करता है कि यदि कोई धारावाही चालक यदि चुंबकीय क्षेत्र में हो तो उस पर बल प्रयुक्त होता है ना। इस सिद्धांत पर विद्युत चलित्र काम करता है। और विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे काम करता है कि यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र पे हो और उसमें बल द्वारा गति प्रदान की जाए चालक में, तो उस चालक में विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो ये भी अंतर हो गया दूसरा। तीसरा अंतर क्या लिख सकते हो आप? देखो, विद्युत चलित्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जबकि विद्युत जनित्र में जो विद्युत धारा है वो प्राप्त होती है। ये विद्युत चलित्र में केवल जो वलय थे, अर्धवृत्ताकार वलय का उपयोग, एक अर्धवृत्ताकार वलय का उपयोग किया गया था, जबकि विद्युत जनित्र में 2 वलय का उपयोग किया गया है। तो ये सब अंतर हो गया है। रचना भी आप पूरा आकृति बना के रचना भी लिखने आनी चाहिए। तो रचना जैसे पिछली बार बताया था, हाँ बेटा, आकृति बनानी है, इसकी रचना लिखनी है, फिर इसका कार्य लिखना है, परिभाषा लिखनी है, फिर अंतर भी लिखना, विद्युत जनित्र और विद्युत चलित्र में अंतर। ये सब परीक्षा में पूछा जा सकता है बेटा, और पूछते ही हैं, कोई ना कोई प्रश्न आता ही है इससे संबंधित। तो रचना तो एकदम आसान है। विद्युत अवरोधी आवरण वाले तांबे के तार की आयताकार कुंडली को दक्षिणी चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच में रखते हैं। फिर कुंडली के एक सिरे को वलय R1 से और दूसरे सिरे को वलय R2 से जोड़ा जाता है। फिर यह वलय का जो आंतरिक सिरा है वो विद्युत अवरोधी होता है। वलय के बाहर वलय R1 के बाहर ब्रश B1 है और वलय R2 के बाहर ब्रश B2 है, और ये ब्रश B1 और B2 को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। तो ये हो गई आपकी जनित्र की रचना। अब इसके कार्य मैं आपको समझाता हूँ। कार्य कैसे? यहाँ पर बल प्रयुक्त हो रहा है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम ये जो मध्यमा है, बीच वाली उंगली है, इसे विद्युत धारा की दिशा में रखें, तो विद्युत धारा यहाँ A से B की दिशा में है, तो मध्यमा A से B की दिशा में। फिर तर्जनी कहाँ रहेगी? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र यानी N से S की दिशा में रहेगी, तो तर्जनी N से S की दिशा में कर देंगे ऐसे। ये मध्यमा ऐसे विद्युत धारा की दिशा में, और ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अंगूठा अपने आप ऊपर ही आएगा ना? अंगूठा ऊपर आ जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब सॉरी, एक गलती हो गई, हमको विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करनी है ना, सॉरी।
सॉरी बेटा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा हमको मिली नहीं है, समझो, हमको विद्युत धारा की दिशा चेक करनी है। तो हमको बल लगाना है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हम लगा रहे हैं कुंडली में, अब बल लगाएंगे। मान लो ए बी को हम ऊपर की तरफ ढकेल रहे हैं, तो अंगूठा ऊपर की तरफ आ जाएगा क्योंकि बल ऊपर लग रहा है। फिर चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की दिशा में है, तो तर्जनी एन से एस की दिशा में हो जाएगी, अंगूठा ऊपर, तर्जनी एन से एस की दिशा में। तो मध्यमा की दिशा किधर होगी, ए से बी की दिशा हो रही कि नहीं? हाँ, ए से बी की दिशा में करंट जा रही है, बराबर। तो ये करंट ए से बी की दिशा में, और इस तरह से होते हुए ये कहाँ पहुँचेगी, R1 से फिर R2। तो इसकी दिशा अगर मैं बोलूँ तो R1 से R2 की तरफ जा रही है ना करंट, सॉरी B2 से B1 की तरफ जा रही है करंट। ये आपका B2 है, दिशा यही हो रही है ना इसकी, B2 से B1, बराबर। ये समझा कि नहीं बेटा आपको? हाँ, अब आगे देखो, अब जैसे ही ये AB उधर चला जाएगा, CD इधर चला आएगा, आधा घूमने के बाद कुंडली जब आधी घूमेगी तो AB ये साइड आ जाएगा, CD ये साइड आ जाएगा। हाँ, इसको मैं डायग्राम में समझाता हूँ जरा, दोनों इसमें डायग्राम इसको जरा बना देता हूँ मैं। ये धुरी है, ये आपका ये रिंग 1 है, रिंग 1 R1, और दूसरा ये है आपका R2, रिंग 2। अब देखो, ये यहाँ पर आपका ब्रश 1 है और यहाँ पर ब्रश 2 है। अब इसमें क्या है, ये जो B2 है, B2 से B1 को जोड़ा गया है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। दोनों आकृति दिख रही है बेटा आपको ना? क्या बेटा? गैल्वेनोमीटर बताता है कि कौन सी, और हाँ हाँ, अब मेरी बात सुनो बेटा, मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। अब ये कुंडली मैं बोल रहा हूँ कि आधा घूम गई, तो आधा घूम गई तो ए बी, ये जो ए बी बी ए ये साइड था, वो बी ए अब ये साइड आ जाएगा, मतलब रेड वाला पीछे साइड चला जाएगा और ब्लू वाला, और ये जो सी बी था जो राइट साइड में था, वो सी बी अब लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना, ये कुंडली ऐसी हो जाएगी आधा घूमने के बाद। सी डी था, सॉरी सी डी, लेकिन ये सी डी जुड़ा किससे है, ये यहाँ रिंग 1 से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर भी वो रिंग 1 से ही जुड़ा होगा सी डी, पर सिर्फ जुड़ा रहेगा कि चुंबक आगे पीछे क्योंकि ये इसके साथ में क्या होता है, वलय भी घूमता है, वलय वलय ये कुंडली सब एक साथ घूमते हैं। और ये जो बी ए है, ये किससे जुड़ा था, ये R1 से जुड़ा था, तो ये अभी भी R1 से ही जुड़ा होगा, भले वो साइड चला गया लेकिन अभी भी वो R1 से ही जुड़ा होगा। और सी डी ये लेफ्ट साइड में आ गया है, लेकिन अब पहले भी R1 से, ये R2 से जुड़ा था, और अभी भी R2 से ही जुड़ा रहेगा। ये आपका R2 है, रिंग 2। और फिर देखो आप, करंट की दिशा क्या होगी, करंट अभी भी ऐसे ही फ्लो होगा, ये यहाँ से कहाँ पे, R1, ये आपका R1 है, R1, फिर R1 से ये कहाँ पे, B1 से होते हुए यहाँ B2 पे पहुँचेगा। ऐसे दिशा होगी कि नहीं? मतलब पहले जो था करंट कहाँ से जा रही थी, B2 से B1 जा रही थी, लेकिन आधा घूमने के बाद में फिर करंट देखो आप B1 से B2 की ओर जाने लगी है। बेटा आप लोग कुछ बोलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
थोड़ा ठीक से समझाओ ना। ठीक से समझा कि नहीं समझा? समझा है। ठीक से समझ गया। तो इसका मतलब क्या कि देखो, जब आधा घूमेगा तो B1 से B2, फिर आधे घूमेगा तो B2 से B1। करंट बार बार दिशा बदलेगी, एक बार B1 से B2, फिर B2 से B1, B1 से B2, B2 से B1। करंट बार बार दिशा बदलेगी, और दिशा बदलेगी तो उसका जो परिमाण है वो भी चेंज होगा। जैसे ये दिशा में जा रहा है, वापस लौटते समय एक बार जीरो हो जाएगा ना। कोई भी चीज़ जब आगे एक दिशा में जा रही है और उसको वापस लौटाना है तो एक बार जीरो करना पड़ेगा कि नहीं, रोकना पड़ेगा उसको। इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा मैंने आपको बताया था, उसकी दिशा बदलती है, इसीलिए वो एक बार जीरो हो जाता है, फिर 1, फिर 0, फिर -1। इसीलिए उसका परिमाण बार बार बदलता रहता है और उसकी दिशा भी बदलती रहती है। समझे क्यों बदल रही है दिशा और परिमाण? यहाँ एक बार कुंडली जब आधा घूमती है तो करंट B2 से B1 की ओर प्रवाहित होता है। फिर अगली बार जब आधा घूमती है तो उल्टा करंट की दिशा बदल जाती है। तो यहाँ इस प्रकार से प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो यही सारी बातें यहाँ पर समझाई गई हैं। आप इसको पढ़ोगे तो जो मैंने समझाया वही है। तो इसी के साथ विद्युत जनित्र यहाँ पे समाप्त होता है। अब थोड़ा स्वाध्याय का चर्चा कर लें, स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर। यस सर। इसमें देखो, समूह में असंगत शब्द निकालना है और उसका स्पष्टीकरण देना है। असंगत क्यों है? तो संगलक तार, अवरोधक पदार्थ, रबर के मोजे, देखो ये सब बिजली से सुरक्षा के उपाय हैं। संगलक तार क्यों लगाते हैं? ताकि लघु परिपथन, शॉर्ट सर्किट ना हो। अवरोधक पदार्थ क्यों लगाते हैं? ताकि किसी को विद्युत झटका ना लगे, करंट ना लगे। रबर के मोजे क्यों पहनते हैं? वही विद्युत झटके से बचने के लिए। पर जनित्र ये कोई विद्युत सुरक्षा का उपाय थोड़ी है, ये तो विद्युत धारा निर्माण करने का यंत्र है। तो यहाँ असंगत कौन सा हुआ? जनित्र हो गया। जनित्र यहाँ असंगत है क्योंकि बाकी सब विद्युत सुरक्षा के साधन हैं। विद्युत सुरक्षा के साधन है बाकी तीनों। फिर वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वोमीटर, थर्मामीटर। वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वोमीटर ये सब विद्युत उपकरण है, जबकि थर्मामीटर विद्युत उपकरण नहीं है, इसलिए थर्मामीटर यहाँ असंगत हो जाएगा। ध्वनिवर्धक, सूक्ष्म श्रवणी, विद्युत चलित्र और ये चुंबक, तो ये सब भी देखो ये विद्युत उपकरण है, सब में करंट लगती है। लाउड स्पीकर में भी ध्वनिवर्धक मतलब लाउड स्पीकर, तो उसमें भी करंट लगता है। सूक्ष्म श्रवणी जो हमारा माइक्रोफोन है, मोबाइल वाला, ईयरफोन जो लगाते हैं कान में, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, वायर लगा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत चलित्र यानी जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें भी विद्युत धारा लगती है। चुंबक में विद्युत धारा विद्युत धारा की जरूरत नहीं होती है। तो बाकी तीनों विद्युत उपकरण है, इसलिए चुंबक यहाँ पर असंगत हो जाएगा। फिर रचना और कार्य बताइए। उचित आकृति बनाकर भागों को नामांकित कीजिए। तो विद्युत चलित्र, पेज नंबर 56 पे विद्युत चलित्र, और मैंने आपको समझाया था रचना और कार्य विद्युत चलित्र का, पेज नंबर 56 पे मिल जाएगा इसका उत्तर। विद्युत जनित्र, वो भी कौन सा? प्रत्यावर्ती। तो ये तो अपना ये देखो इसी पेज पर है, ये ऊपर विद्युत जनित्र, इसकी रचना और कार्य अभी मैंने समझाया आपको। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब होता है चुंबक और कुंडली के सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरण से विद्युत धारा निर्मित होना। अंतर स्पष्ट कीजिए प्रत्यावर्ती जनित्र और दिष्ट जनित्र। ये कल ही हम लोग किए थे, पेज नंबर 59 पे कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या क्या अंतर है ना। तो दिष्ट धारा दोलनी नहीं होती है, प्रत्यावर्ती धारा दोलनी होती है, एक तो ये अंतर है। दिष्ट विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है और प्रत्यावर्ती धारा आवर्ती रूप में एक चक्र में सीधी और उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। फिर
प्रत्यावर्ती धारा की बारंबारता 50 हर्ट्ज होती है। दिष्ट विद्युत धारा की बारंबारता 0 होती है। दिष्ट विद्युत धारा सर प्रत्यावर्ती धारा बढ़ती और घटती रहती है और दिष्ट धारा एक लाइन में रहती है। तो वही तो बोला मैंने ना। फिर ये बोलना प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को का दूर तक संवहन किया जा सकता है, लेकिन दिष्ट विद्युत धारा का दूर तक संवहन नहीं किया जाता। ये सारे अंतर हैं जो पेज नंबर 59 में आपको मिल जाएंगे। कल मैंने अंडरलाइन भी करवाया था, मेरा कल का वीडियो देख लेना, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर विद्युत धारा निर्मित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत जनित्र का उपयोग किया जाता है। आकृति सहित वर्णन कीजिए। तो इसी पेज पर मैंने विद्युत जनित्र का पूरा समझाया आपको अभी थोड़ी देर पहले। ओके सर। हाँ, तो ये यहाँ टिक करना था विद्युत जनित्र, और टिक करके फिर आपको आकृति सहित उसका वर्णन करना है। फिर है लघु परिपथन किस कारण निर्मित होता है, उसका क्या प्रभाव होता है। पेज नंबर 49 में इसका आंसर दिया है कि जब उदासी तार और विद्युत वाही चाल तार, इसमें आंसर था, कौन से पेज पे था वो आंसर, मैंने बोला पेज नंबर 49 में इसका आंसर आपको मिलेगा। देखो, विद्युतमय और उदासीन तार, विद्युतमय और उदासीन तार के प्लास्टिक का आवरण निकल जाने के कारण दोनों तारों के एक दूसरे के संपर्क करने में बहुत बड़ी विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उस स्थान पर ऊष्मा का निर्माण होता है। इसी को लघु परिपथन कहते हैं। इससे क्या परिणाम हो सकता है? इससे यह हो सकता है कि अगर आसपास कोई ज्वालाग्राही पदार्थ जैसे लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक जैसे आग लगने वाले पदार्थ हों तो आग लग सकती है, आग भड़क सकती है। पेज नंबर 49 में इसका आंसर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? वैज्ञानिक कारण लिखो। विद्युत बल्ब में कुंडली बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग क्यों करते हैं? तो पहला पॉइंट यह लिखना कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। टंगस्टन जितना अधिक तप्त होगा उतना अधिक वो प्रकाश दे सकता है। तो टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, इसलिए वह अधिक तप्त होकर के अधिक से अधिक प्रकाश दे सकता है। यह सेकंड पॉइंट में सब लिखना। टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, इसलिए वह अधिक से अधिक ऊष्मा सहन करके तप्त होते हुए अधिक प्रकाश दे सकता है, इसलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। फिर है ऊष्मा निर्माण करने वाले विद्युत के उपकरण में। हाँ बेटा बोलो। टंगस्टन मतलब लोहा ना? नहीं, टंगस्टन एक अलग प्रकार का मिश्र धातु है। इसका जो गलनांक है बहुत ज़्यादा होता है, ये जल्दी गलता नहीं है इसलिए बल्ब जो है वो बहुत अधिक तप्त हो जाएगा, बहुत कभी भी वो गलेगा नहीं और लाइट मिलता रहेगा। यही टंगस्टन का तार बल्ब में जब टूट जाता है तो हम बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। अब अगला क्वेश्चन, ऊष्मा निर्माण करने वाले विद्युत के उपकरणों में जैसे कि विद्युत इस्त्री, विद्युत की सिगड़ी, बॉयलर में नाइक्रोम जैसे मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, शुद्ध धातु का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम जैसी मिश्र धातुओं का जो ये प्रतिरोध है वो शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होता है, और प्रतिरोध जितना अधिक होगा ऊष्मा का निर्माण भी उतना अधिक होगा। इसीलिए ऊष्मा निर्माण करने वाले उपकरण में नाइक्रोम जैसे मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, शुद्ध धातु का उपयोग नहीं करते। समझे कि नहीं? फिर है विद्युत का स्थानांतरण करने के लिए तांबे या एल्युमिनियम के तार का उपयोग किया जाता है। तो देखो, विद्युत स्थानांतरण के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी होता है। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी में विद्युत स्थानांतरण होता है। तो विद्युत स्थानांतरण के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक होता है। तांबे तथा एल्युमिनियम के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं,
इसीलिए विद्युत स्थानांतरण करने के लिए तांबे या एल्युमिनियम के तार का उपयोग किया जाता है। बराबर। ओके सर, बराबर। फिर है व्यवहार में विद्युत ऊर्जा का मापन करने के लिए जूल के स्थान पर किलोवाट आर, ये एच मतलब यहाँ घंटे, जो इंग्लिश में आर बोलते हैं ना, HOUR आर, घंटे को, तो किलोवाट KWH इकाई का उपयोग किया जाता है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि व्यवहार में क्या होता है कि बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है, इसलिए इसे बड़ी इकाई द्वारा व्यक्त करना ज़्यादा सहज होता है। जूल यह बहुत छोटी इकाई है, तो इस इकाई द्वारा अत्यधिक विद्युत ऊर्जा को व्यक्त करने पर असुविधा होती है। इसीलिए व्यवहार में विद्युत ऊर्जा का मापन करने के लिए जूल के स्थान पे किलोवाट आर का उपयोग करते हैं। ये मैंने आपको समझाया था वीडियो में। हाँ, ये ऐसे ही है बेटा, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आपका गांव कितना दूर है, तो आप किलोमीटर में बताओगे कि सेंटीमीटर में बताओगे? किलोमीटर। किलोमीटर, क्योंकि वो बहुत बड़ी दूरी है, बहुत बड़ी दूरी के लिए बड़ी इकाई यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको एक आपके नोटबुक में एक रेखाखंड ड्रॉ करने के लिए बोलूँ, एक लाइन ड्रॉ करो, तो उसको सेंटीमीटर में ड्रॉ करोगे कि किलोमीटर में? सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि नोटबुक में आप छोटी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो छोटी इकाई सेंटीमीटर यूज़ करोगे। आपके गांव बहुत दूर है, दूरी बहुत ज़्यादा है, तो आप बड़ी इकाई किलोमीटर यूज़ करोगे। ऐसे ही व्यवहार में विद्युत ऊर्जा बड़े पैमाने पर यूज़ होती है, इसलिए बड़ी इकाई का उपयोग किया जाता है। छोटी इकाई का उपयोग करना असुविधाजनक होता है, इसलिए व्यवहार में विद्युत ऊर्जा का मापन करने के लिए जूल के स्थान पर किलोवाट आर का उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए कथन में से कौन से कथन लंबे सीधे विद्युत चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र का सटीक वर्णन करते हैं? स्पष्टीकरण लिखिए। तो जो सीधा तार होता है, सीधे तार में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है वो हमको बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, तो चार ऑप्शन में से क्या बेटा? हाँ बेटा, माइक चालू है। बेटा माइक बंद करो प्लीज़, माइक बंद करिए, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, अब आगे देखो, हमको बताना है कि जो सरल चालक है, सीधा चालक, उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है वो किस आकार का होता है? इसमें चार उत्तर दिए हैं, चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा है वो बताना है। तो देखो, जो सरल तार होता है उसमें समकेंद्री वृत्त के आकार में होता है ना, और तार को केंद्र पर रखकर तार के लंब प्रतल में चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। समकेंद्री वृत्त के आकार में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है सीधे तार में, कर चुके हम लोग पहले, तो यहाँ का आंसर ई आएगा, जिसको हम लोग जिसके दिशा को हम लोग दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से दर्शा सकते हैं। समझ रहे हो बेटा क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर क्या पूछा है, नाल चुंबक का क्या अर्थ है? तो नाल चुंबक किसको बोलते हैं? नाल चुंबक मतलब चुंबक के प्रकार होते हैं ना, एक क्षण चुंबक होता है, चक्ति चुंबक होता है, और एक नाल चुंबक होता है। तो नाल चुंबक किसे कहते हैं? यू शेप का, हाँ यू शेप। तो जिस चुंबक का आकार घोड़े की नाल की तरह होता है उस चुंबक को नाल चुंबक कहते हैं। तो फिर क्या दिया है, उसके जो नाल चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की तुलना क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से करके आकृति बनाइए और भागों के नाम लिखो। तो ये मैं आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कल बताना पड़ेगा, टाइम हो गया। चलो प्रेजेंट ही ले लेता हूँ। कितने लोग अटेंड किए लेक्चर? 29 लोग, ठीक है। तो अटेंडेंस दे के अब निकलते जाना बेटा। आदेश तिवारी, वैष्णवी तिवारी,
H1 में हो कि H2 में? H2 H2। अब आप लोग H1 H2 बोलो जरा, मुझे पता चले कि कौन कितने लोग H1 से हैं कितने H2 से हैं। अमीना साबरी H2 सर। H2। अमित कनौजिया? सर साथ में नाम भी बोलने के लिए बोलिए। ठीक है, नाम और क्लास दोनों बोलिए, चलेगा। अमित कनौजिया? अभय कनुजिया H2। अभय कनौजिया H2। भूमिका शनूरकर? नाम और क्लास बोलो, नाम और क्लास। भूमिका सनोरकर एस स्टैंडर्ड। अरे H2 हो कि H1? H2 H2। चंचल मिश्रा? प्रेजेंट सर H1। नाम क्या है? चंचल मिश्रा ही नाम है? हाँ। ठीक है। CK गुप्ता? आराधना गुप्ता H1। आराधना गुप्ता H1। दिव्या गुप्ता? दिव्या गुप्ता H1। दिव्या गुप्ता H1। गायत्री भाटी? सर 2 में दिव्या गायत्री पाटी H1। 2 में है क्या? हाँ सर 2 में। अच्छा, गायत्री भाटी? गायत्री पाटी H1। H1। गिरजेश शर्मा? विजय शर्मा H2। H2। करण भाटी? करण भाटी H2 सर। H2। केश कली? सर यादव काजल H1। यादव काजल H1। नीलम माली? नीलम माली H2। H2। नेहा प्रजापति? नेहा प्रजापति H2। H2। बाल निधि? पाल निधि H2। H2। निर्मा सिंह? सिंह निर्मा H1। सिंह निर्मा H1। पन्ना लाल? H1। प्राची विश्वकर्मा? प्राची विश्वकर्मा H2। H2। प्राची विश्वकर्मा। प्रकाश चौरसिया? श्वेता चौरसिया H2। H2। अरविंद देव गौतम? रविंद्र गौतम H1। H1। प्रिया पांडे? पांडे प्रिया H1। H1। पांडे प्रिया। प्रियंका शहानी? प्रियंका सानी H1। प्रियंका शहानी H1। राहुल माली? सर मनीषा परियार H1। H1। फिरजादे रेहान? फिरजादी रेहान H1। H1। फिरजादे रेहान हो गया। शहबाग गौतम? सर वो भी H1 ही है। H1 है लेकिन बोल नहीं रहा है, एब्सेंट लगा दूंगा उसका मैं। सर उसको बोलने नहीं आता है। अच्छा, बोल नहीं पाता है वो। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। सानिया सैयद? सानिया सैयद H1 सर। सानिया सैयद H1। माली संजना? संजना माली? नहीं बोल रही है। कौन से क्लास में है माली संजना? सर रेणुका माली है वो H2 में। H2 में है रेणुका माली, पर बोल नहीं रही है वो। जना संगीता? जाना संगीता H1। H1। पाल सुभाष? पाल H1। H1। अभिषेक गुप्ता? अभिषेक गुप्ता H1। H1। ठीक है बेटा, लेफ्ट हो जाइए आप लोग। क्या नाम है आपका? सुमन माली? सबका नाम तो लिया था मैं। ठीक है, सुमन माली H1। ठीक है, ओके बेटा, चलो बेटा बाय।